हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीके नोबल स्टोरी। ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका नेक्स्ट एपिसोड सुनने के लिए 100 लाइक्स का टारगेट रखा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एपिसोड 51 मुंबई। नेत्रा के घर। नेत्रा की मॉम आशी जी गुस्से में नेत्रा से बोली, तुम्हारा स्कैंडल पूरे इंटरनेट पर फैल चुका है। खैर, अकीरा ने क्या किया जब तुमने उसे फंसाया, और क्या तुम्हें उसकी असली पहचान पता चली? उसे नुकसान पहुंचाने के लिए खुद को बर्बाद करना ये गलत बात है। मैं तुम्हें साफ बता रही हूं, अगर तुम्हारी ऐसी ही हरकतें रही तो जल्दी ही वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें नेशनल पेंटिंग एसोसिएशन से बैन कर दिया जाएगा। नेत्रा को पता था कि उसने गलत की है, इसलिए उसने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अभी भी उसके दिल में अकीरा के लिए गुस्सा भरा हुआ था। आशी जी हॉल में गुस्से से चक्कर काट रही थी। जब नेत्रा का ये स्कैंडल हुआ तो उनकी रेपुटेशन भी हाई क्लास लेडीज में एक मजाक बनकर रह गई थी, जिस वजह से वह बहुत परेशान थी। लेकिन तब भी अपनी इकलौती बेटी को वह ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती थी। आशी जी ने अपनी परेशान बेटी को देखा, फिर उसे समझते हुए बोली, भूल जाओ जो कुछ भी होगा। मैं अब तुम्हें इस चीज़ के लिए दोष तो नहीं दे सकती ना। बस ये सोचना है कि आगे क्या करेंगे। इतना बोलकर आशी जी को कुछ याद आया और उन्होंने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, मिस्टर रायजादा भी आज उस कंपटीशन में गए थे और उन्हें भी पता चल गया होगा कि आज तुमने क्या किया है। अब तुम्हें ये सोचना होगा कि उन्हें अपनी तरफ करके कैसे अपने आप को उनके सामने सही साबित करती हो। बड़ी मुश्किल से मिस्टर रायजादा आशी जी के घर में रहने के लिए आए थे। मिस्टर रायजादा के उनके घर पर आने के बाद इन कुछ दिनों में उनकी वजह से उन्होंने बिजनेस में बहुत मदद मिली, साथ ही बहुत प्रॉफिट भी मिला। और यहाँ तक कि बहुत सारी कंपनी भी उनके कोलैबोरेट करना चाहती थी। वही आशी जी हमेशा से चाहती थी कि नेत्रा मिस्टर रायजादा को खुश रखे, जिस कारण नेत्रा का फ्यूचर आगे ब्राइट हो जाए। वहीं मुंबई के भी बड़े परिवार चाहते थे कि मिस्टर रायजादा भी उनके घर आकर रुके। नेत्रा ने अपनी मॉम को समझाते हुए कहा, मॉम आप चिंता मत करिए, मैंने सब कुछ सोच लिया है और अपने पूरे प्लान के अकॉर्डिंग मैं सारा एग्जाम अकीरा पर डाल दूंगी। और रही दादाजी की बात, तो वह मेरी बात पर ही विश्वास करेंगे, क्योंकि अकीरा उनके लिए एक अजनबी है, तो वह उस पर भरोसा क्यों करेंगे। तभी एक नौकर भागते हुए आशीष जी के पास आया, मैडम मिस्टर रायजादा आ गए हैं। ये सुनकर आशीष जी और नेत्रा ने मिस्टर रायजादा को देखने के लिए अपना सिर घुमाया, जो अपने असिस्टेंट की मदद से घर के अंदर आ रहे थे। ये देखकर आशी जी ने तुरंत नेत्रा को आंख मारी। अपनी मॉम का इशारा देखकर नेत्रा के चेहरे पर स्माइल आ गई और मुस्कुराते हुए वह तेजी से मिस्टर रायजादा की तरफ बढ़ी। दादाजी आप वापस आ गए। नेत्रा की बात सुनकर मिस्टर रायजादा ने उस पर एक ठंडी नज़र डाली और गुस्से से बोले, इतना सब करने के बाद तुम अपनी शक्ल मुझे कैसे दिखा सकती हो? ये सुनकर नेत्रा का चेहरा ठिठक गया। सच में मिस्टर रायजादा इस वक्त गुस्से में लग रहे थे। नेत्रा ने एक्टिंग करते हुए अपनी रुबासी आवाज में मिस्टर रायजादा से कहा, दादाजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आज आपको निराश किया, लेकिन आज सच में मेरी कोई गलती नहीं थी। इतना बोलकर नेत्रा फूट फूट कर रोने लगी और बोली, अकीरा बहुत बुरी है, वह अक्सर मुझे धमकाता है, लेकिन तब भी मैं उसे कुछ नहीं बोलती, ना उसके ऊपर गुस्सा करती हूँ, इसीलिए। इतना बोलकर नेत्रा बीच में ही रुक गई और अपने आंसू पहुंचकर सिसकते हुए बोली, इसके अलावा मेरे टीचर ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया, वह मुझे बहुत टाइम से ब्लैकमेल कर रहे थे, और अगर आज मैं ये झूठ नहीं बोलते तो वह मुझे मार डालते। दादाजी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं निर्दोष हूँ। तुमने कहा अकीरा ने तुम्हें धमकाया है, मिस्टर रायजादा ने अपनी आंखों को सिकुड़ते हुए कहा। मिस्टर रायजादा की बात सुनकर नेत्रा को लगा कि उसकी एक्टिंग स्किल्स कामयाब रही और मिस्टर रायजादा को उसकी बातों पर यकीन हो गया। इतना सोचकर उसने फिर से अकीरा को बुरा बनाते हुए कहा, हाँ, अकीरा सच में उतनी अच्छी नहीं है जितनी दिखती है। उसकी मॉम शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। आप खुद ही सोच, जब माँ ऐसी थी तो बेटी कैसी निकलेगी। और इससे आगे नेत्रा कुछ बोलती मिस्टर रायजादा ने गुस्से से कहा, चुप रहो, मुझे तुम्हें मुंह से अकीरा के लिए एक भी गलत शब्द नहीं सुनना है, और अपनी गलती दूसरों पर थोपना बंद करो। मिस्टर रायजादा पूरी तरह से गुस्से में भर चुके थे, इसलिए उन्होंने गुर्राते हुए फिर कहा, दूसरों पर अपनी गलती थोपते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे अपनी गलती का पछतावा करना तो बहुत दूर की बात, तुम तो उस बेचारी लड़की पर इल्जाम लगाने पर तुली हो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि इतने अच्छे खानदान में तुम जैसी चालाक लड़की कैसे पैदा हो गई। भट्टी की तरह गुस्से से इस वक्त मिस्टर रायजादा जल रहे थे, और उन्हें गुस्से से गुर्राते देखकर नेत्रा और आशी जी दोनों डर गई। नेत्रा ने अपने डर को काबू किया और मिस्टर रायजादा से हकलाते हुए बोली, दादाजी आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, आप एक अजनबी की बात पर वह विश्वास कर रहे हैं। ये सुनकर मिस्टर रायजादा ने फिर गुस्से से नेत्रा से कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम सच में अकीरा की बर्बरी कर सकती हो?
मिस्टर रायजादा आर्मी से बिलोंग करते थे, जिस कारण उनके समाज में अच्छी खासी रेपुटेशन थी। तब भी उन्हें गुस्सा बहुत काम आता था, लेकिन आज नेत्रा की हरकत ने उन्हें गुस्से से भर दिया था। मिस्टर रायजादा ने एक दो गहरी सांस ली और फिर नेत्रा से बोले, मेरा पूरा परिवार अकीरा का शुक्रगुजार है जो उसने मेरी जान बचाई। यहाँ तक कि मैं खुद अकीरा की इतनी इज्जत करता हूँ और तुम लड़की मेरे सामने खड़ी होकर अकीरा की बुराई कर रही थी। वही जैसे ही मिस्टर रायजादा ने ये कहा, नेत्रा और आशी जी एकदम शॉक्ड रह गए। वह अकीरा के शुक्रगुजार थे। मिस्टर रायजादा उस लड़की की इज्जत करते हैं, ये कैसे हो सकता है? कम उम्र से ही मिस्टर रायजादा का दिमाग बहुत तेज चलता था, और इस उम्र तक आते आते उन्हें लोगों की पहचान तो अच्छे से हो ही गई थी। मिस्टर रायजादा ने अपने गुस्से को शांत करते हुए नेत्रा से कहा, अगर तुम इस वक्त आर्मी में मेरी टीम के अंदर होती और वहां पर तुमने ऐसी गलती करी होती तो सच में मैं तुम्हें वहीं पर गोली से मार डालता। इतना बोलकर मिस्टर रायजादा को अपने दिल में अपने एक पुराने दोस्त की याद आई, जिसकी पोती भी बिल्कुल नेत्रा जैसी थी। वही अपने सामने सिचुएशन को बिगड़ता देख आशी जी पूरी तरह से घबरा चुकी थी। अगर इन सब चक्कर में मिस्टर रायजादा उनके घर से चले गए तो लोगों के बीच उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और धीरे धीरे उनकी कंपनी के सारे शेयर्स भी डाउन हो जाएगा। इसलिए आशी जी जल्दी से आगे आए और मिस्टर रायजादा के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, मैं मानती हूँ मिस्टर रायजादा, मेरी बेटी की गलती है, लेकिन आप प्लीज़ नाराज मत होइए। मुझे नहीं पता था कि आपका अकीरा के साथ कोई रिश्ता है। मिस्टर रायजादा प्लीज़ मेरी बेटी को माफ़ दीजिए, और आप उसकी गलती की सज़ा ये घर छोड़कर तो नहीं देंगे, प्लीज़। वही ये देखकर मिस्टर रायजादा इतने गुस्से में थे कि उनकी दाढ़ी तक कांपने लगी और वह आशी जी से बोले, आशी, बेहतर होगा कि आप अपनी बेटी की अच्छी देखभाल करें, वरना उसका फ्यूचर तबाह होना तय है। इतना बोलकर मिस्टर रायजादा गुस्से में अपने असिस्टेंट की मदद से रूम में जाकर अपना सामान पैक करते हैं और सामना के साथ नीचे आ जाते हैं। ये देखकर कि सच में मिस्टर रायजादा घर छोड़कर जाने वाले थे, आशी जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और उनके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। आशी जी भगाकर मिस्टर रायजादा के सामने उनका रास्ता रोककर खड़ी हो गई और घबराते हुए बोली, मिस्टर रायजादा प्लीज़ रुक जाइए, घर छोड़कर मत जाइए। मुंबई। वही ये देखकर नेत्रा भी मिस्टर रायजादा के सामने आकर खड़ी हो गई और अपने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए बोली, प्लीज़ दादाजी मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन प्लीज़ आप घर छोड़कर मत जाइए। लेकिन मिस्टर रायजादा ने नेत्रा को एक नज़र भी नहीं देखा और वह तुरंत उनके साइड से निकलकर घर के बाहर चले गए। कार विला के बाहर ही खड़ी थी। मिस्टर रायजादा के असिस्टेंट ने जल्दी से जाकर उनके लिए दरवाज़ा खोला। मिस्टर रायजादा जैसी ही कार में बैठने वाले थे तभी उन्हें अपने पीछे से एक रौबदार आवाज़ सुनाई दी जो उनसे बोल रही थी, मिस्टर रायजादा आप इतने गुस्से में क्यों हैं? जिसने मिस्टर रायजादा को आवाज़ दी थी वह और कोई नहीं, नेत्रा की दादी अलका जी थी। क्या हुआ, आप ऐसे घर छोड़कर क्यों जा रहे हैं? अभी तो आपको आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं। अलका जी ने मिस्टर रायजादा को देखा और बात संभालते हुए कहा, मिस्टर रायजादा आपको तो पता है आजकल के बच्चे दूसरों की संगत में रहकर कितनी जल्दी बिगड़ जाते हैं। बस ऐसे ही मेरी पोती भी थोड़ी बिगड़ गई है, लेकिन इसके बारे में आप चिंता मत कीजिए, अपनी पोती की गलती के लिए मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। लास्ट लाइन उन्होंने नेत्रा को गुस्से से देखते हुए कही। अलका जी की बात सुनकर मिस्टर रायजादा ने मजाक करते हुए कहा, आज दोपहर में मुझे आपकी प्यारी पोती की सारी सच्चाई पता चल चुकी है। मैं खुद अपने असिस्टेंट को इन सब के बारे में पता लगाने को कहा, और जहां तक उसने मुझे बताया उसके अंदर सब आपकी पोती की ही गलती है। आपकी प्यारी पोती सिर्फ बिगड़ी नहीं है, बल्कि उसके साथ वह बेवकूफ़ भी है। इसीलिए वह इतने गुस्से में थे, खासकर जब उसने देखा कि नेत्रा को अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं है और ऊपर से वह कीरा पर ही गंदगी डाल रही है। ये सब सोचकर मिस्टर रायजादा गुस्से से कार में बैठे और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। मिस्टर रायजादा को याद आता है कि कैसे उन्होंने सालों से नेत्रा के परिवार की कई तरह से मदद की थी, जिस कारण वह आज इतनी अच्छी जिंदगी जी पा रही है। लेकिन आज उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने सच में इस परिवार को पहचानने में गलती कर दी, जो एक दूसरे की गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। इसलिए उन्होंने सोचा आज से वह उनके परिवार की बिजनेस में कोई मदद नहीं करेंगे। इतना सोचकर मिस्टर रायजादा ने अपने असिस्टेंट से सिर्फ एक शब्द कहा, ड्राइव, और तीनों लोगों को पीछे छोड़कर मिस्टर रायजादा की कार वहां से निकल गई। वहीं उनके पीछे खड़े हुए तीनों लोग अभी भी शॉक में थे। नेत्रा के पिता की डेथ 5 साल पहले ही हो गई थी, और तब जाकर नेत्रा के पूरे परिवार को उसके बड़े भाई ने संभाला था, जिसमें उसका साथ मिस्टर रायजादा ने बहुत दिया। अब जब मिस्टर रायजादा कंपनी ने से अपने सारे शेयर्स वापस ले लेंगे तो शायद उसकी कंपनी बर्बाद होने की कगार पर आ जाए। वही आशी जी समझ नहीं पा रही थी कि क्या अकीरा इतनी ज़्यादा ग्रेट है कि उसने मिस्टर रायजादा को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। आशी जी यह सब सोचकर गुस्से से नेत्रा से बोली, ये देखो तुमने क्या किया।
अब पता नहीं आगे मिस्टर रायजादा क्या करेंगे। ये देखकर अलका जी ने आशी को रोकते हुए बोली, ठीक है, जो हो गया सो हो गया, इसलिए अब नेत्रा को कुछ मत बोलो। इतना बोलकर वह बहुत ज्यादा परेशान हो गई, लेकिन तब भी उन्होंने नेत्रा की पीठ प्यार से थपथपाए और बोली, ये सब उस अकीरा नाम की लड़की की वजह से हो रहा है, जिसने ये सब किया। उसने जानबूझकर चीजों को इतना बड़ा बना दिया। तुम बस इंतजार करो, जल्दी ही मैं उस अकीरा को बर्बाद करने की कोशिश करूंगी। बिल्कुल, ये सब अकीरा की गलती है, मेरी नहीं। ये सब बोलते हुए नेत्रा ने अपना सिर जोर से सिर हिलाया। वही आशी जी ने दोनों की तरफ देखा, फिर अलका जी को अंदर ले जाते हुए वह बोली, माँ मुझे माफ कर दीजिए, अभी भी बीमार है, इसलिए आपको आराम करना चाहिए। क्या आपका सिर दर्द अब ठीक है? आशी जी की बात सुनकर अलका जी ने अपना सिर घुमाया और बोली, मेरा सिर दर्द अभी भी वैसा ही है। मैंने सुना है कि मुंबई में कोई जीनियस डॉक्टर आया है, मुझे उसे ढूंढकर जल्दी से अपनी बीमारी खत्म करवानी होगी। हाँ सच, मैं मिस्टर रायजादा से उस जीनियस डॉक्टर के बारे में पूछने का सोच रही थी कि उस जीनियस डॉक्टर का नाम क्या है और वह कहाँ मिलेगा, लेकिन उससे पहले वह यहाँ से चले गए। बाद में ध्यान से मैं उनसे इस बारे में पूछगी। मुंबई, आज संडे था, इसलिए अकीरा आराम से 9 बजे सोकर उठी। टाइम देखकर अकीरा जल्दी से नहा धोकर तैयार होकर अपने रूम से निकलकर नीचे डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया। एक नौकर जल्दी से अकीरा के लिए नाश्ता लेकर आया। वही नाश्ता करते हुए अकीरा ने अपना फ़ोन उठाया तो देखा उसमें उसके प्यारे पिता मिस्टर शर्मा और उनकी वाइफ मिसेज शर्मा के बहुत सारे मिस कॉल थे। साथ ही मल्होत्रा फैमिली के भी कुछ मिस कॉल थे। ये देखकर अकीरा ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं, उसे पता था ये कॉल उन लोगों ने सिर्फ उसे श्री और शिरीन की वजह से की है। नाश्ता करते हुए अकीरा ने सोचा, इस टाइम शिरीन और श्री को अभी भी लॉकअप में बंद होना चाहिए। जो भी शिरीन ने उसके खिलाफ किया और उसका साथ श्री ने भी भरपूर दिया, जिसकी भरपाई करते हुए वह दोनों इस वक्त लॉकअप में थे और अभिवन की वजह से उन्हें पुलिस स्टेशन में भी कड़ी से कड़ी सजा दी जा रही थी। अकीरा ने न्यूज चालू की, जिसके अंदर अभिवन का नाम तो नहीं शो हो रहा था, लेकिन सबका ये ही बोलना था कि जो ऑनलाइन लोग अकीरा के खिलाफ जाकर उसे उल्टा सीधा बोल रहे थे, उन्होंने भी कोर्ट का नोटिस मिला है, जिस कारण बहुत सारे लोग अकीरा से माफी मांग रहे थे। ये देखकर अकीरा जोर से हंसी। न्यूज बंद करके अकीरा ने व्हाट्सएप चलाएं तो उसमें मिस्टर रायजादा का एक मैसेज आया हुआ था। धनराज रायजादा, लिटिल गर्ल, मैं आज दिल्ली वापस जा रहा हूँ। अगर तुम्हें दिल्ली आने का मौका मिले तो रायजादा मेंशन आना मत भूलना। इसके अलावा अगर तुम्हें मुंबई में कोई दिक्कत हो तो तुम मुझे बेझिझक कॉल कर सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। मैसेज पढ़कर अकीरा उसका जवाब देने ही वाली थी कि इतनी देर में उसका फ़ोन बज उठा। डिंग डिंग, यह उसकी प्यारी सौतली माँ मिसेज शर्मा का कॉल था। ये देखकर अकीरा ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और जब कॉल काटने वाला था तब जाकर आराम से उसने कॉल उठाया। बिना देर किया मिसेज शर्मा ने अकीरा से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, अकीरा, मैं तुमसे विनती करता हूँ, प्लीज़ तुम अपने बहन को बचा लो। वह अकीरा के सामने सिर्फ एक्टिंग कर रही थी अच्छा बनने की, लेकिन अंदर से वह गुस्से से जल रही थी। मिसेज शर्मा की एक्टिंग देखकर अकीरा मुस्कुराए और चम्मच से अपने सामने कटोरे में पड़े हुए दलिये को हिलाने लगी, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। अकीरा, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम। इससे आगे मिसेज शर्मा कुछ बोल पाती। अकीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मदद के लिए भीख मांगना, इसके बारे में हम मिलकर बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने आपको एड्रेस भेज दिया है, ये तो आप खुद मेरे पास आए या अपने पति से बोल दीजिए, वह आपको मेरे पास ले आएंगे। इतना बोलकर अकीरा ने कॉल कर दी। ये कू। दूसरी तरफ से मिसेज शर्मा चिल्लाई, लेकिन तब तक कॉल कट चुकी थी। ये लड़की बिल्कुल अपनी माँ की तरह है, स्लट। इतना बोलकर मिसेज शर्मा गुस्से से अपने पति के पास गई और उन्हें प्यार से समझाते हुए बोली, हनी, हमारी बेटी खातिर में है, उसे बचाने के लिए हमें उस घटिया लड़की के पास जाना ही होगा। चलो ना। मिसेज शर्मा का चेहरा देखकर मिस्टर शर्मा ने सहमति में अपना सिर हिलाया। आखिरकार शिरीन उनकी एक अनमोल बेटी है और वह नहीं चाहता कि उनकी प्यारी बेटी शिरीन को कुछ हो। दोनों घर से निकल गए और अकीरा के भेजे हुए एड्रेस, जो कि अभिवंत का मेंशन था, जल्द ही उसके गेट के सामने आकर रुके। दूसरी तरफ मल्होत्रा फैमिली को पता था कि वह अकीरा की तलाश कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी मिस्टर शर्मा और मिसेज शर्मा का बराबर पीछा किया। मेंशन में आराम से अपना नाश्ता खत्म करने के बाद अकीरा जाकर सोफे पर बैठ गई और टीवी देखने लगी। तभी एक बटलर भागते हुए अकीरा के पास आया और अपना सिर झुका के अकीरा से बोला, मैडम, मिस्टर एंड मिसेज शर्मा और मल्होत्रा फैमिली दोनों गेट के बाहर खड़ी है, वह सब आपसे मिलना चाहते हैं, उन्हें अंदर आने दो। अकीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मल्होत्रा फैमिली भी यहाँ पर है। ये सुनकर अकीरा को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता था अपने बेटे को बचाने के लिए वह उसके पास जरूर आएंगे। हाँ, 5 मिनट बाद बटलर मिस्टर एंड मिसेज शर्मा और मल्होत्रा फैमिली को अंदर लेकर आया। वह सब यहाँ पर पहली बार आए थे।
मिस्टर एंड मिसेज शर्मा तो घूर घूर कर मैंशन को देख रहे थे। यह मैंशन जहां पर बना था वह मुंबई के सबसे ज़्यादा रिच एरिया था, और ज़्यादातर लोगों के पास पैसे होने के बाद भी वह यहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, क्योंकि उन लोगों के पास इतनी पावर नहीं थी कि वह यहाँ पर ज़मीन खरीद सके। अगर अकीरा ने उन्हें अंदर आने नहीं दिया होता तो शायद वह अपनी पूरी ज़िंदगी में यहाँ कदम भी नहीं रख पाते। मैंशन एकदम अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया था, वहाँ की हर चीज़ लाखों की थी। वही अकीरा सोफे पर बैठी थी। अकीरा ने अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाई और शांति से सोफे पर पीछे होकर से बैठ गई। जैसे ही मिसेज शर्मा ने अकीरा को रखा, उनका दिल नफरत से भर गया। उसकी बेटी पुलिस स्टेशन के अंदर बंद है और यहाँ लड़की इतनी अच्छी जिंदगी जी रही है, क्यों? वही श्री की मॉम भी अकीरा को देखकर थोड़ी सरप्राइज थी। वह पहले अकीरा से मिल चुकी थी। उस टाइम वह एक पागल लड़की थी जो सिर्फ उनके आगे पीछे घूमकर उन्हें खुश करना जानती थी। मिसेज शर्मा ने अपने दिल में नफरत को दबा दिया और फिर मुस्कुराते हुए अकीरा से बोले, अकीरा बेटा। वह एक अच्छी माँ होने का दिखावा पूरे अच्छे तरीके से कर रही थी। इतना बोलकर वह अकीरा की तरफ चली गई, इससे पहले कि वह अकीरा के और ज़्यादा करीब आती। अकीरा ने आलस्य से अपनी आंखें उठाईं और अपनी ठंडी आवाज़ में बोली, रुको, वहीं खड़े रहो। अकीरा की बात सुनकर मिसेज शर्मा वहीं रुक गई। अकीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, आई थिंक यू आर डर्टी। मिसेज शर्मा के चेहरे पर जो मुस्कान थी वह एकदम से जम गई और वह अपना मुंह खोले अकीरा को देख रही थी। वही श्री के माँ की आंखों में भी थोड़ी नाराजगी और नफरत झलक रही थी। वह सचमुच एक गंवार जंगली लड़की को सबक सिखाना चाहती थी। अगर उनका बेटा अभी जेल में न होता तो वह यहाँ आने की जहमत नहीं उठाती। मुंबई। वही ये देखकर मिस्टर शर्मा ने अपनी बीवी की बाजू पकड़कर उन्हें संभालते हुए गुस्से से कहा, अकीरा, यहाँ पर हम सब तुमसे बड़े हैं। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम अपनी माँ की तरह घटिया निकलेगी तो तुम्हारे पैदा होते ही मैं तुम्हें तुम्हारा गला दबाकर मार डालता। मिस्टर शर्मा की बात सुनकर वहाँ पर खड़े जो नौकर और बटलर थे उन सबको गुस्सा आ गया। अपना गुस्सा दबाकर बटलर अकीरा के पास गया और उसकी रिस्पेक्ट करते हुए धीरे से बोला, मैडम, क्या आप चाहती हैं कि मैं इन्हें इस मैंशन से बाहर फेंक दूँ? बटलर की बात सुनकर भी अकीरा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वह शांति से वहाँ पर खड़े लोगों को देखते रही। ये देखकर बटलर को लगा कि उसकी मैडम को सामने खड़े लोगों की बात सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा लगा है, इस करना वह कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। उसने पहले भी सुन रखा था कि अकीरा के परिवार वाले उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। वही दूर खड़ी नौकर ने डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ चाकू उठा लिया। उनकी मैडम को कुछ बोलने की इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई? वह इन्हें जरूर सबक सिखाएगा अगर इन लोगों ने उनकी मैडम को चोट पहुंचने की कोशिश की तो। ये सब देखकर मिसेज शर्मा को डर था कि उन्हें यहाँ से भगा दिया जाएगा, फिर उनकी बेटा का क्या होगा। ये सोचकर उन्होंने बात संभालते हुए कहा, अकीरा बेटा, तुम्हें तो पता है ना तुम्हारे पिता थोड़े गुस्से वाले हैं, तुम प्लीज़ उनकी बात का बुरा मत मानो। और इसके बाद वह प्यार से बोली, अकीरा, तुम्हें अपनी बहन के खिलाफ कोई गलतफहमी हुई होगी, प्लीज़ उसकी बेल करवा दो। वही मिसेज शर्मा की बात सुनकर मिसेज मल्होत्रा भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, इसलिए वह आगे आए और अपने दांत पीसते हुए मुस्कुरा कर बोली, अकीरा, तुम्हें सच में कोई गलत फैमिली हुई होगी श्री के खिलाफ भी। क्या तुम पहले अपना केस वापस ले सकती हो? उन्हें जेल से बाहर आने दो, फिर हम तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर कर देंगे। क्योंकि उन्होंने पहले ही सारे तरीके अपना लिए थे श्री को जेल से बाहर निकलने के लिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए बाद उनके पास बस आखिरी रास्ता अकीरा थी। अकीरा ने श्री की मॉम को देखा और फिर उसके पिता की ओर देखा। उसे पता था दोनों के बाद बहुत पैसा था, लेकिन अभी भी वह इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। ये दोनों अभी उसके सामने खड़े हुए बहुत ज़्यादा लाचार और दुखी लग रहे थे, लेकिन अकीरा को पता था कि ये दोनों उसके प्यारे पिता और उनकी पत्नी से भी ज़्यादा मतलबी और शातिर है। अकीरा को तभी अपनी पिछली जिंदगी की याद आई। उस समय वह श्री से कितना ज़्यादा प्यार करती थी और कैसे हर समय वह मिसेज मल्होत्रा के आगे पीछे घूमती रहती थी। यहाँ तक कि उन्होंने और ज़्यादा पावरफुल बनने के लिए उसके चाचा के परिवार का भी इस्तेमाल करा, लेकिन बदले में सिर्फ उसे हर तरफ से उन लोगों ने बदनाम करा और हर बार उसे गालियाँ मिली इस लोगों की वजह से। बस अब और ऐसा नहीं होगा। इतना सोचकर अकीरा आपने एक पैर पर दूसरा पर चढ़कर और पीछे सोफे पर आराम से होकर बैठ गई। फिर मुस्कुराते हुए अपने सामने खड़े लोगों से बोली, तो आप सब लोग मुझसे मदद मांगने आए हैं, तो आपको ऐसी एक्टिंग करनी होगी जैसे आप सच में मुझे मदद मांग रहे हैं। नहीं तो मेरे पास एक दूसरा रास्ता भी है। इतना बोलकर अकीरा ने सोचते हुए अपना हाथ अपने सिर पर रखा, फिर जैसे उसे कुछ याद आया हो ऐसी एक्टिंग करते हुए वह बोली, दूसरा रास्ता मेरी शर्त है। तो चलो अब मेरी जो शर्त है उनके बारे में बात कर लेते हैं। अकीरा के बात सुनकर मिसेज मल्होत्रा ने अपनी हाथ की मुट्ठी कसते हुए कहा, बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? अपने बेटे के लिए वह इस लड़की की हर शर्त मानने के लिए तैयार थी। वही यह बात मिसेज शर्मा ने भी अकीरा से बोली। मिस्टर शर्मा और मिस्टर मल्होत्रा ने सिर्फ अकीरा की तरफ देखा और इंतजार करने लगे अकीरा के आगे बोलने का।
आप चारों सच ने एक अच्छे पिता और एक अच्छी माँ है, इसलिए आपको मेरी शर्त तो माननी पड़ेगी। इतना बोलकर अकीरा मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। बताओ अब अपनी शर्त, मिसेज मल्होत्रा ने गुस्से से कहा। बहुत अच्छा, अकीरा ने ताली बजाते हुए कहा, मैं अपना केस वापस ले लूंगी और श्री को भी जेल से बाहर निकलवा दूंगी, लेकिन उसके बदले। इतना बोलकर अकीरा रुक गई और उसने अपनी आंखें मिस्टर मल्होत्रा और मिसेज मल्होत्रा पर डाली। मुझे आपकी मल्होत्रा कंपनी के 40.00% शेयर चाहिए। जैसे ही अकीरा के मुंह से यह शब्द निकले, पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मिस्टर एंड मिसेज मल्होत्रा को तो ऐसे लग रहे थे मानो उन्होंने कोई भूत देखा लिया हो। मल्होत्रा कॉरपोरेशन के 40.00% शेयर्स। क्या अकीरा मजाक कर रही थी? वही मिस्टर मल्होत्रा के पास खुद कंपनी के 40% शेयर्स थे, और अगर यह भी वह अकीरा को दे देंगे तो वह तो रोड पर आ जाएंगे। अकीरा, क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो? मिस्टर मल्होत्रा को लगा कि अकीरा शायद पागल हो गई है, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कहने की हिम्मत की, क्योंकि उन्हें ये बात सहन नहीं हो रही थी। अकीरा मिस्टर एंड मिसेज मल्होत्रा की तरफ देखकर सेटिस्फैक्शन से मुस्कुराए और बोली, ऐसा लगता है कि पिता और बेटे का प्यार कुछ पैसों के सामने फीफा पड़ गया। तुम, मिसेज मल्होत्रा ने गुस्से से कांपते हुए कहा। आज इस लड़की ने सारी हदें पार कर दी थी। अकीरा ने हंसते हुए कहा, इस एक शर्त पर, अगर आप चाहो तो मैं तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर अपना केस वापस ले लूंगी। इसलिए यह आइडिया बुरा नहीं, आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। इतना बोलकर अकीरा ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई और अपनी आंखों के कोनों से मुस्कुराई। उसने पहले ही उन्हें एक मौका दे दिया था। अगर वह अपने बेटे को बचाना चाहते हैं, 40.00% शेयर्स उसके नाम करें। लेकिन मिस्टर मल्होत्रा को देखकर नहीं लग रहा था कि वैसा कुछ करेंगे। अकीरा ने ऐसा जानबूझकर ऐसा किया था, वह बस यही चाहती थी कि उन्हें याद रहे कि उनकी सेल्फिशनेस और रुडनेस की वजह से उन्होंने आज क्या खाया है। इतना सोचकर अकीरा ने मिस्टर शर्मा को देखा और बोली, अब आपकी बारी। मुंबई। अकीरा ने अपने होठों के कोने आधे झुकाकर उसने धीरे से मिस्टर एंड मिसेज शर्मा को तरफ देखा। वही अकीरा के उन्हें ऐसे देखने पर उनकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी और दिल में एक घबराहट थी, अब अकीरा उनसे क्या बोलेगी। इससे पहले कि अकीरा कुछ बोल पाती, मिस्टर शर्मा ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, तुम घटिया लड़की, अब मुझसे क्या चाहती हो? कहीं तुम्हें शर्मा कॉरपोरेशन तो नहीं चाहिए? इतना बोलकर उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। अगर उनके बस में होता तो अभी तक वह अकीरा के टांगे तोड़ चुके होते। मिस्टर शर्मा उसकी बात पहले ही समझ गए हैं। ये देखकर अकीरा मुस्कुराए, आखिरकार बुढ़ापे में आकर उनका दिमाग तेज चलने लगा है। अकीरा ने मुस्कुराते हुए मिस्टर शर्मा से कहा, मुझे आपकी टूटी हुई कंपनी की कोई परवाह नहीं और ना ही मुझे वह चाहिए थी, लेकिन वह मेरी मॉम की कंपनी है, इसलिए आपको मुझे उसे देना ही होगा, चाहे अभी या बाद में। अकीरा थोड़ा रुक कर फिर बोली, इसके बारे में सोचिए, क्या आप कंपनी चाहते हैं या अपनी प्यारी बेटी की जिंदगी? इतना बोलकर वह सार्कास्टिकली मुस्कुराते हुए अपने सामने खड़े चारों लोगों को देखने लगी। बेबी, हमारा बेटा, मिसेज मल्होत्रा ने झिझकते हुए मिस्टर मल्होत्रा से कहा और अपने दांत पीस लिए। क्या बेटा, क्या तुम अभी तक नहीं समझी? जो भी इस लड़की ने कहा, इसके अकॉर्डिंग तुम्हारे बेटे को बचाने के लिए मुझे अपने 40% शेयर देने होंगे। इससे अच्छा ये होगा कि मैं तुम्हारे साथ दूसरा बच्चा पैदा कर लूँ। मिस्टर मल्होत्रा इस वक्त बहुत गुस्से में थे। उन्हें सबसे ज्यादा गुस्सा अपने बेटे पर आ रहा था। ये लड़का हमेशा उनके लिए परेशान क्रिएट करता रहता है। इस बार उसकी वजह से मल्होत्रा कॉरपोरेशन के ज़्यादातर शेयर्स में गिरावट आई, जिस कारण उन्हें कंपनी में बहुत ज़्यादा लॉस भी झेलना पड़ा। वही मिस्टर मल्होत्रा की लास्ट वाली बात सुनकर मिसेज मल्होत्रा को शर्म आ गई। अब तक मिसेज शर्मा की आंखें लाल हो चुकी थी और उन्होंने अपने पति की बाजू हिलाते हुए उससे पूछा, डार्लिंग, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या तुम शिरीन की वजह से अकीरा को अपनी कंपनी दे दोगे? इतना बोलकर उन्होंने अपने पति की तरफ देखा। मिस्टर शर्मा बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे थे। अपने पति की शक्ल देखकर वह सब समझ गई। वहीं मिस्टर शर्मा ने कुछ सोचा और प्यार से अपनी बाहों चारों तरफ मिसेज शर्मा के डालते हुए बोले, अपनी कालजे को ठंडा रखो बेबी, घर चलकर हम कोई नया रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हम कंपनी इसे दे देते हैं तो हम फ्यूचर में कैसे रहेंगे? ठीक है, हम उसको से निपटने के लिए कोई नया प्लान बनाएंगे। क्लैप क्लैप। अकीरा ने क्लैपिंग करते हुए अपना फ़ोन उठाया और सार्कास्टिकली मुस्कुराते हुए बोली, आप लोगों ने सच में मुझे निराश नहीं किया। शिरीन और श्री इतने लंबे समय तक पुलिस स्टेशन में रहने के बाद अपने घर वालों से उम्मीद कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं बस इतना करूंगी कि उन्हें अपनी तरफ से एक और नया गिफ्ट दूंगी। इतना बोलकर अकीरा ने अपने फ़ोन में एक वीडियो प्ले करी, जो उसने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करी थी। वीडियो में अपनी बातें सुनकर चारों के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम बदल गए। अकीरा ने सच में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। अगर ये वीडियो बाहर आ गया तो उनकी बहुत बदतमी होगी और शायद वह बर्बाद भी हो जाए। तुमने ये जानबूझकर किया है ना?
मिस्टर शर्मा ने गुस्से से कांपते हुए कहा, तुम कभी भी शिरीन को जेल से बाहर नहीं निकलवाना चाहती थी, बल्कि तुमने जानबूझकर हमसे ये सारी बातें कहीं। अकीरा ने शॉक्ड होने की एक्टिंग करते हुए अपना सिर हिलाया और डेविल स्माइल करते हुए बोली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मिस्टर शर्मा गुस्से में थे और उन्होंने गुस्से में कॉफ़ी टेबल पर रखा हुआ फ्लावर वास उठाया और अकीरा के ऊपर फेंक दिया। मैडम, बटलर और सभी नौकर हैरान थे, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर शर्मा अचानक उनके मैडम पर ऐसे हमला कर देंगे। ये देखकर बटलर जल्दी से अकीरा को बचाने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही फ्लावर वास अकीरा के चेहरे पर पड़ने वाला था, अकीरा ने फुर्ती दिखाकर एकदम से उस फ्लावर वास को अपने हाथ में पकड़ लिया। वह अभी भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक डरावनी ठंडापन आ गया। उसने अपने हाथ में फ्लावर वास को अच्छे से देख फिर मिस्टर शर्मा की ओर देखा, क्या आप इसे आजमाना चाहते हैं? आपको ऐसा महसूस होगा जैसे अपने धरती पर ही नरक के दर्शन कर लिए हो। अकीरा की बात सुनकर मिस्टर शर्मा डर गए, उन्होंने पहले कभी अकीरा को इस तरह नहीं देखा था। इस टाइम मिस्टर शर्मा को अकीरा के अंदर उसके माँ नजर आ रही थी। वह भी ऐसे ही पावरफुल और स्ट्रांग लेडी थी। अकीरा की माँ के बारे में सोचते हुए मिस्टर शर्मा के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। फिर उन्होंने अकीरा की तरफ देखा और थोड़ा घबरा कर बोले, अकीरा, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कुछ करने का सोच भी कैसे सकती हो? बूम! फ्लावर वास एकदम जाकर मिस्टर शर्मा के सिर पर बजा और नीचे गिरकर टूट गया। लाल रंग का खून एकदम से उनके सिर से बहने लगा। ये देखकर पूरे हॉल ने सन्नाटा पसर गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि अकीरा सचमुच ऐसा कर देगी। मिस्टर शर्मा दर्द से चिल्लाए, ये देखकर मिसेज शर्मा शॉक थी, फिर उनकी आंखें डर से भर गई। वही मिस्टर और मिसेज मल्होत्रा का भी यही हाल था। सबको अब लग रहा था कि अकीरा पागल हो चुकी है। वही अकीरा ने अपना मुंह बनाते हुए ताली बजाई। मिसेज शर्मा अपने शौक से बाहर आए और रुमाल निकालकर जल्दी से मिस्टर शर्मा के सिर से बह रहे खून को रोकने में मदद करने लगी। मिसेज शर्मा ने गुस्से से कांपते हुए अकीरा से कहा, अकीरा, तुम पागल हो गई हो। वह तुम्हारे पिता हैं, तुम उनके साथ ऐसा कुछ कैसे कर सकते हो? मिस्टर शर्मा चिल्लाया, तुम घटिया लड़की। फिर मिसेज शर्मा से बोले, वीडियो, अब इसकी रिकॉर्ड करो। वह इस रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर पोस्ट करना चाहता है ताकि अकीरा की सारी रेपुटेशन बर्बाद हो जाए। वही बटलर ने गुस्से से चिल्लाते हुए नौकरों से कहा, उन्हें जल्दी से बाहर फेंको, क्योंकि वह भी अभी तक गुस्से से भड़क चुका था। ये सब लोग, इनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी मैडम को चोट पहुंचाने की? नौकरों का ग्रुप आगे बढ़ा और वह मिस्टर एंड मिसेज शर्मा को पकड़कर मेंशन के बाहर निकलने लगे। वही मिस्टर एंड मिसेज मल्होत्रा के साथ भी यही हुआ। उन लोगों ने कभी नहीं सोचा कि उन्हें इस तरह से मेंशन के बाहर निकल जाएगा। यही देखकर मिसेज मल्होत्रा गुस्से से चिल्लाए, अकीरा, मैं तुम्हें मेरे बेटे को तुरंत जेल से छुड़वाने का ऑर्डर देता हूँ। ये सिर्फ अभिवंत की वजह से है कि वह तुम्हारे ऊपर इतना मेहरबान है। देखना, एक बार अगर अभिवंत ने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम कहीं की नहीं रहोगी। अभिवंत सूर्यवंशी परिवार का छोड़ा हुआ बेटा है। जैसे ही मिसेज मल्होत्रा ने बोलना बंद किया, दरवाजे से धीमी हंसी की आवाज आई। सर, बटलर ने कहा और अपना सिर नीचे झुका लिया। वही अभिवंत व्याख्यात के साथ लापरवाही से मेंशन के अंदर आया। उसने इस वक्त वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन रखे थे, जिसके शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे। अभिवंत की प्रेजेंट के साथ इतना बड़ा हॉल भी छोटा लग रहा था। अभिवंत को देखकर चारों के चेहरे पीले पड़ गए। अभिवंत ने सबसे पहले अकीरा पर नजर डाली और फिर डेविल स्माइल करते हुए उसकी नज़र मिसेज मल्होत्रा पर पड़ी और खतरनाक तरीके से बोला, आगे बोलो। मैं भी तो सुनो, आप आगे क्या बोलती हो? मिसेज मल्होत्रा ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए, लेकिन तभी उन्हें अपने दिमाग में एक आइडिया आया और उसने सोचा, ये बात करने का सही वक्त है। इसलिए उसने जल्दी से अभिवंत से कहा, अभिवंत। इससे आगे मिसेज मल्होत्रा कुछ बोल पाती। अभिवंत ने गुस्से से कहा, स्टॉप। आप होती कौन है मुझे मेरे नाम से बुलाने वाली? ये सुनकर मिसेज शर्मा ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए, लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए उन्हें बात करनी थी, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर सूर्यवंशी, यह अकीरा की गलती थी। आपको पता है, उसने मेरे बेटे को बहकाया और फिर बाद में उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर उसे जेल में बंद करवा दिया। इतना बोलकर मिसेज मल्होत्रा ने एक गहरी सांस ली और जल्दी से आगे बोली, मैं मानती हूँ कि मेरे बेटे की भी थोड़ी गलती हो सकती है, लेकिन यह अकीरा ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। मिसेज शर्मा अभिवंत को खुश करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उन्हें पता था अकीरा उनकी कोई मदद नहीं करेगी श्री को छुड़वाने के लिए। वह मेरे बेटे को पसंद करती है और हमेशा मेरे बेटे के बिस्तर पहुंचने की कोशिश करती रहती है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप खुद ही पता लगा सकती हैं। मेरे बेटे ने उसके साथ पहले भी कोई जबरदस्ती नहीं की थी। अकीरा ही है जिसने जानबूझकर मेरे बेटे को फंसाया था। मिसेज मल्होत्रा ने इमोशनल होने की एक्टिंग करते हुए कहा।
साफ था वह अकीरा को अभिवंत के सामने बदनाम करना चाहती थी। मिसेज मल्होत्रा की बात सुनकर दूर से कोई देखे तो अभिवंत के एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदले थे, लेकिन अगर कोई उसे करीब से देखे तो पाएगा कि उसकी आंखें धीरे धीरे ठंडी होती जा रही थी और उसने अपने हाथों की मुट्ठियां भींच ली। वही व्याख्यात जो अभिवंत के पास खड़ा था अपने बॉस को देखकर उसके दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गया था कि मिसेज मल्होत्रा ने उसके बॉस की दुखती रग पर वार किया है। अभिवंत के आसपास का माहौल धीरे धीरे और ज्यादा डरावना हो गया, लेकिन अचानक एक थोड़े से ठंडे हाथ ने उसे पकड़ लिया। मुंबई, जिसने अभिवंत का हाथ पकड़ था वह और कोई नहीं अकीरा थी, क्योंकि दूर से ही उसने अच्छे से अभिवंत के डेंजरस ऑरा को देख लिए था। अकीरा उसके पास खड़ी थी और वह अभिवंत को देखकर हल्के से मुस्कुराई, फिर मिसेज मल्होत्रा को जवाब देते हुए बोली, आंटी क्या आप खुद को जानती हैं? मेरे पति, चाहे उनका फिगर, रूप, कैरेक्टर या ताकत कुछ भी हो, आपका बेटा मेरे पति की तुलना कैसे कर सकता है? क्या वह मेरे पति की पैर के नीचे आने वाली धूल के लायक भी है? मुझे क्यों आपका बेटा पसंद होगा? क्या आपको लगता है कि मैं अंधी हूं? वही अकीरा की बात सुनकर अभिवंत ने अपना सर झुकाया और अकीरा की तरफ देखा। सच में अकीरा की बात सुनकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े ठीक हो गया थे। अभिवंत अकीरा को देखते हुए अपने मन में बोला, स्टूपिड गर्ल, तुम सच में पहले अंधी थी। वह जानता था कि अकीरा ने जो कहा उसमें कोई उसका घमंड नहीं था, क्योंकि उसने कहा था कि वह उसे पसंद करती थी। वह सिर्फ मिसेज मल्होत्रा को परेशान करने के लिए ये सब बोल रही थी। ये सोचकर अभिवंत ने एक गहरी सांस ली और अपना गुस्सा मिसेज मल्होत्रा और दूसरों पर निकलते हुए दांत पीसकर बोला, मेरी वाइफ किस तरह की वाइफ है यह आप लोगों को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वह मेरी वाइफ है और उसके दिल में सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं। वैसे मुझे लगता है कि मल्होत्रा परिवार का हाल ही में बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो मैं सोच रहा हूं कि मैं उनकी थोड़ी और मदद क्यों ना कर दूं। ये सुनकर मिस्टर मल्होत्रा घबरा गए, क्योंकि वह अभिवंत के कहने का मतलब अच्छे से समझ गए थे, जिसके कहने का साफ मतलब था कि उसकी कंपनी को पूरी तरह बर्बाद करना। इसलिए उन्होंने घबराते हुए अभिवंत से कहा, नहीं नहीं मिस्टर सूर्यवंशी, जैसा है ठीक है। इतना बोलकर वह चुप हो गए, क्योंकि अभिवंत के सामने ज्यादा बोलना भी खतरनाक साबित हो सकता था, और वैसे भी उन्हें अच्छे से पता था कि अभिवंत बहुत ज्यादा पावरफुल है। इतने सालों में उसने बिजनेस की दुनिया में अपनी ऐसी जगह बना ली थी कि कोई इसका एक बाल भी बाका नहीं कर सकता था। गेट आउट, अभिवंत ने गुस्से से कहा। मिसेज मल्होत्रा ने जो भी कुछ अकीरा के बारे में अभी कहा उससे उसका दिमाग अभी तक भरा हुआ था, इसलिए वह गुस्से और चिड़चिड़ापन से बोला, न मैं एक शब्द कहना चाहता हूं और न ही सुनना चाहता हूं। जिस बात पर उसे गुस्सा आया वह ये थी कि अकीरा उससे पहले उस श्री को पसंद करती थी, और जब उसने श्री और अकीरा को होटल एक रूम में एक साथ देखा था, ये बात सोच सोचकर गुस्से से पागल होता जा रहा था। मिस्टर मल्होत्रा अभी तक पूरे ठंडे पसीने में भर चुके थे, इसलिए वह गुस्से से अपनी पत्नी से बोले, बात करना बंद करो, चलो यहाँ से, क्योंकि उन्हें पता था कि वह गलती से भी अभिवंत को प्रवोक नहीं कर सकते। वहीं मिसेज मल्होत्रा भी इस वक्त तक अभिवंत की बातें सुनकर डर से भर चुकी थी। ये देखकर कि वह गुस्से से पागल हो रहा है, उन्होंने आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। उन लोगों को अभी तक वहीं खड़ा देखकर अभिवंत ने अपनी गहरी ठंडक भरी आवाज में कहा, गेट लास्ट, आप लोगों को समझ नहीं आता। इतना बोलकर अभिवंत ने अपना पैर उठाया और मिस्टर मल्होत्रा को लात मार दी। मिस्टर मल्होत्रा जोर से चिल्लाए और जमीन पर गिर गए। वही ये देखकर मिस्टर एंड मिसेज शर्मा और मिसेज मल्होत्रा का चेहरा पीला पड़ गया और वह हद से ज्यादा डर गई। अभिवंत में गुस्से से व्याख्यात को देखते हुए कहा, इन्हें उठाकर उनके घर फेंकाओ। अभिवंत ने मुंह से यह शब्द निकले और फिर वह मुड़कर गुस्से से ऊपर अपने स्टडी रूम में चला गया। अकीरा ने अपना खाली हाथ देखा और बहुत ज्यादा उदास महसूस करते हो उसने एक गहरी सांस ली। फिर गुस्सा, यह आदमी, उसे फिर से मनाने में बहुत टाइम लगेगा। इतना बोलकर अकीरा ने अपने सिर पर हाथ मारा। अभिवंत के ऑर्डर सुनकर व्याख्यात ने बॉडीगार्ड को इशारा किया और जल्दी से 4 बॉडीगार्ड्स ने आगे आकर मिस्टर एंड मिसेज शर्मा, मिसेज एंड मिसेज मल्होत्रा को उठाकर वह उन्हें उनके घर के बाहर पटक आए। जब वे उठकर घर के अंदर पहुंचे तो शायद ही उनकी बॉडी पर एक ऐसी जगह बची होगी जहां उन्हें छोटे ना आए हो। बेबी, हम इस मामले को यूं ही जाने नहीं दे सकते, मिसेज मल्होत्रा ने गुस्से से कहा। शाम को मिसेज शर्मा ने अपने पति के सिर पर पट्टी बंधी और फिर रोते हुए अपने पति की बाहों में लिपट गई। उसका पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था, लेकिन उनकी आंखों में अकीरा के लिए नफरत हद से ज्यादा थी। मिस्टर शर्मा ने अकीरा के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला, घटिया लड़की पूरी तरह से हमारे कंट्रोल से बाहर जा चुकी है, अब हम क्या कर सकते हैं। ये सुनकर मिस्टर शर्मा ने गुस्से से अपने दांत पिस लिए और बोले, उसके अंदर इतना घमंड इसलिए आ गया है क्योंकि वह सूर्यवंशी उसे पसंद करते हैं। क्या हो अगर मिस्टर सूर्यवंशी उसे पसंद करना छोड़ दे। मिस्टर शर्मा की बात सुनकर मिसेज शर्मा ने कहा, हाँ, तुमने जो कहा उस बात से मुझे याद आया, कोई भी आदमी यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी उसे धोखा दे।
खासकर जब वह आदमी उससे प्यार करता हो तो। ये सुनकर मिस्टर शर्मा की आंखें चमक उठी, लेकिन तब भी मिसेज शर्मा ने एक अच्छी माँ की एक्टिंग करते हुए मिस्टर शर्मा से कहा, जैसे भी है, अकीरा आपकी बेटी है और मैं उसका बुरा नहीं चाहती थी, लेकिन अकीरा ने खुद ये सब करने पर मुझे मजबूर किया है और मुझे अपनी बेटी को बचाने के लिए ऐसा करना ही होगा। मिस्टर शर्मा ने गुस्से और कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशंस के साथ कहा, वह घटिया लड़की मेरी बेटी होने के लायक नहीं है। बेबी, वैसे तुम क्या करना चाहती हो? मिसेज शर्मा अपने दर्द को भूलकर नफरत से मुस्कुराते हुए बोली, मल्होत्रा परिवार भी अब अकीरा से उतनी ही नफरत करता है जितना हम करते हैं, तो क्यों ना हम अकीरा के खिलाफ एक प्लान बनाएं और उसे पूरी तरह से अकेला कर दे। अगर बाई चांस हमारा प्लान फेल हो गया तो हम सारा इल्जाम मल्होत्रा फैमिली पर डाल देंगे। ये सुनकर मिस्टर शर्मा की आंखें बुरी तरह से चमक उठीं और वह जल्दी से मिसेज मल्होत्रा को और करीब जाकर उसके कान में फुसफुसाए, इस बार हम उस घटिया लड़की को बताएंगे कि लाइफ इज बेटर देन डेथ। मुंबई। अकीरा अभी भी इस बात को लेकर परेशान थी कि अभिवंत को वह कैसे खुश करे, क्योंकि उसे नहीं पता था कि लोगों को कैसे खुश किया जाता है। लेकिन तभी अकीरा के दिमाग में कुछ आया और उसने मुंह बनाते हुए कहा, भूल जाओ, अपने आप ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में। वह भी यही सोच रही थी, तभी अचानक उसके फ़ोन की बेल बाजी। अकीरा ने देखा तो यह उसके चाचा की लड़के मतलब उसके भाई वेदांश का मैसेज था। अकीरा ने अपने भाई का मैसेज पढ़ा, जिसमें उसने अकीरा के लिए प्यार से लिख रखा था, मेरी गुड़िया, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अकीरा को याद आता है कि रिबीट होने के बाद ये पहली बार था जब उसके भाई का उसके पास मैसेज आया हो। मैसेज पढ़कर अकीरा ने टाइप किया, भाई, मेरे पास खर्च करने के लिए अभी पैसे हैं, थोड़े दिन पहले चाचा ने भी मुझे पैसे भेजे थे। अकीरा के मैसेज भेजने के बाद तुरंत उसके पास उसके भाई का रिप्लाई आया, जिसमें वेदांश ने लिखा था, गुड़िया, तुम लड़की हो और लड़कियों को बहुत सारी चीज़ें पसंद होती है, जैसे मेकअप, सुंदर कपड़े, इसलिए इन पैसों से तुम अपने लिए कुछ अच्छा सा ले लेना। तुम्हारे भाई ने आज एक गेम जीता है, उसी में मुझे ये प्राइज़ मिला और यह प्राइज़ मैं अपनी सबसे प्यारी बहन के साथ बांटना चाहता हूँ। ये पढ़कर अकीरा मुस्कुराए और उसने सारे पैसे एक्सेप्ट कर लिए। तभी फिर से अकीरा के फ़ोन पर दोबारा एक मैसेज आया। अकीरा ने देखा तो वेदांश ने इस बार उसे और ज़्यादा पैसे भेजे थे और उसके साथ एक मैसेज भी था। ये देखकर अकीरा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गई। अकीरा ने मैसेज खोला, जिसमें लिखा हुआ था, दादाजी ने इसे तुम्हें दिया है, वह तुम्हें खुद ये पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने मेरे जरिए ये ट्रांसफ़र करवाए हैं। दादाजी। अकीरा ने अपने होंठ भींच लिए। उसके दादाजी उसकी माँ और उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके कई फैसलों ने उन्हें बहुत ज़्यादा निराश भी किया। वेदांश का एक और मैसेज अकीरा के पास आया, ओके गुड़िया, अभी मुझे काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, और हाँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मॉम के पास चली जाना। अपनी चाची के बारे में सोचकर अकीरा का मुंह बन गया, लेकिन वह अपनी वजह से अपने भाई का मूड नहीं खराब करना चाहती थी, इसलिए उसने एक क्यूट सा इमोजी भेजा। अकीरा ने जैसे ही अपना फ़ोन बंद किया, उसने देखा अभिवंत स्टडी रूम से निकालकर नीचे हॉल में आ रहा था। अभिवंत का एक हाथ अपनी पॉकेट में था और उसकी नज़र नीचे हॉल में सोफे पर बैठी हुई अकीरा पर चली गई। उसने नाराज़गी से अकीरा को देखा। वह आधे घंटे से स्टडी रूम में रूठा बैठा था। क्या अकीरा को नहीं पता था कि उसे मनाने के लिए अकीरा को उसके पास आना चाहिए? लेकिन जब इतनी देर तक इंतजार करने के बाद भी अकीरा नहीं आई तो वह सच में खुद को रोक नहीं सका और नीचे आकर झूठा पानी पीने का बहाना बनाकर वह देखना चाहता था कि वह क्या कर रहे हैं। लेकिन जब उसने अकीरा को अपना मोबाइल फ़ोन पकड़े हुए खुशी खुशी दूसरों के साथ बातें करते देखा तो उसका मूड और भी ज़्यादा खराब हो गया और वह गुस्से भर गया। अभिवंत गुस्से से नीचे आया और टेबल के पास जाकर उसने अपनी उंगलियां मोड़ी और टेबल पर थपथपाते हुए अपना गुस्सा दबाकर तेज आवाज में बोला, कौन सा जंगली आदमी तुमसे बात करके इतना ज़्यादा खुश है? जंगली आदमी। ये सुनकर अकीरा ने उसकी ओर हैरानी से देखा और बोली, मैं अपने भाई के साथ बात कर रहा हूँ। इतना बोलकर अकीरा डाइनिंग टेबल के दूसरे तरफ गई और उसने अपना फ़ोन खोलकर अभिवंत को दिखाया, तुम खुद ही देख लो। अभिवंत ने नज़र डाली और देखा कि वह सच में वेदांश के साथ बातचीत कर रही थी। ये देखकर उसके दिल को थोड़ी ठंडक पड़ी जो इतनी देर से जल रहा था, लेकिन उसके दिल की आग अभी तक पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। अकीरा ने अभिवंत को छेड़ते हुए कहा, जो एक बच्चे की तरह गुस्सा करके अपनी स्टडी रूम में चला गया था, तुम स्टडी रूम से बाहर आ गए, क्या तुम नाराज नहीं थे? अकीरा की बात सुनकर अभिवंत ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपना मुंह बनते हुए बोला, जब तुम्हें पता है कि मैं गुस्से में हूं तब भी तुम मुझे मनाने की जगह यहां खुशी से दूसरे आदमी से बात कर रहे हो। क्या तुम मेरे स्टडी रूम का रास्ता भूल गई है? यह मुझे मनाना भूल गई। अभिवंत की बात को ठीक करते अकीरा ने कहा, यह कोई दूसरा आदमी नहीं है जिससे मैं बात कर रही हूँ, वह मेरा भाई है। अभिवंत ने टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहा, आदमी तो है ना,
क्या नहीं है तो बताओ। अभी तुम्हारा ज़्यादा ही हो रहा है। इतना डोमिनेटिंग होना ठीक बात नहीं, अकीरा ने उसे घूर कर देखते हुए कहा। अभिवंत मुस्कुराया, लिटिल गर्ल, और तुम ज़्यादा लापरवाह होती जा रही हो। थोड़े टाइम पहले वह खुद आई थी उसे मनाने के लिए, भले ही उस टाइम वह एक दिखावा था, लेकिन आज उसने सीधा उसे नज़रअंदाज कर दिया। अभिवंत टेबल के दूसरी साइड खड़ा था, वह अकीरा के पास गया और थोड़ा उसके करीब झुककर अकीरा को देखते हुए बोला, लिटिल गर्ल, मुझे लगता है कि हमें आपस में बात करने की ज़रूरत है। आखिरी शब्द उसके गले में अटक गया। अकीरा ने उसकी तरफ देखा, जो उसके बिल्कुल करीब था। ये देखकर उसकी आंखें की पुतलियां कांपने लगीं। अकीरा ने अपने आप को टेबल का सहारा देते हुए अपना हाथ टेबल पर रखा और अभिवंत के देखा और प्यार से बोली, प्लीज़ तुम गुस्सा मत करो, ओके। इतना बोलकर अकीरा ने अपनी गर्म और मुलायम पलकें झपकाईं, क्योंकि उसे अपने चेहरे पर अभिवंत की गर्म सांस महसूस हो रही थी, जिससे वह हल्का कंप गई। ये देखकर अभिवंत के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। मुंबई, मंडे को कॉलेज के अंदर पहुंचकर सबसे पहले अकीरा प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ गई। प्रिंसिपल संदीप के ऑफिस का दरवाजा बंद होने के कारण अकीरा ने उसे खटखटाया। अंकल, कम इन, अंदर से प्रिंसिपल संदीप ने अपनी दर्द भरी आवाज में कहा। ऑफिस का थोड़ा सा दरवाजा खोलकर अकीरा ने अंदर झांक कर देखा तो प्रिंसिपल संदीप अपना सिर पकड़कर बैठे थे। वहीं ये देखने के लिए उनके ऑफिस में कौन आया है। प्रिंसिपल संदीप ने अपना सिर उठाया और जब उन्होंने अकीरा को देखा तो उन्होंने खुश होते हुए कहा, अंदर आओ, अंदर आओ। ऑफिस के अंदर प्रिंसिपल संदीप के पास एक और बूढ़ा आदमी भी बैठा था। अकीरा के अंदर आने के बाद प्रिंसिपल संदीप अकीरा से बोले, अकीरा, मैंने तुम्हें इस बार यहाँ बुलाया है क्योंकि। इससे पहले कि प्रिंसिपल संदीप अपनी बात पूरी कर पाते, वह बूढ़ा आदमी जो इतने लंबे टाइम तक ये बर्दाश्त नहीं कर सका, वह एकदम से उठकर सीधा अकीरा का पास गया। स्टूडेंट अकीरा, मैं रेनबो कॉलेज का डीन हूँ। क्या तुम अपना कॉलेज बदलना चाहती हो? हमारे रेनबो कॉलेज के दरवाज़ा तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। थोड़े दिन पहले कंपटीशन में तुमने जो इंग्लिश स्पीच पढ़ी थी वह कमाल की थी, उसकी ग्रामर, वोकैबुलरी सब अमेजिंग थी। यहाँ तक कि मेरे कॉलेज के स्टूडेंट भी इंग्लिश में तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, प्रिंसिपल संदीप के ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर एक और आदमी अंदर आया और उसने रेनबो कॉलेज के डीन से चिल्लाते हुए कहा, जाओ जाओ, तुम उसे इंग्लिश कॉलेज में सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ज्वाइन करवाना चाहते हो ताकि वह बाद में वहाँ की प्रोफेसर बन सके। इतना बोलकर उन्होंने अकीरा को देखा और उससे बोले, मिस अकीरा, मैं मुंबई पेंटिंग एसोसिएशन का डीन सूरज हूँ। क्या तुम पेंटिंग एसोसिएशन को ज्वाइन करना चाहोगी? मैंने क्या पूरे मुंबई ने उसे दिन तुम्हारा टैलेंट को दिखा है। तुम बस पेंटिंग की दुनिया में जाने के लिए पैदा हुई हो, आगे जाकर एक प्रोफेसर बनने के लिए नहीं। ये सुनकर रेनबो कॉलेज के डीन, जिसका नाम जयद्रथ था, उसे गुस्सा आ गया और वह सूरज जी से बोले, तुम ऐसे अकीरा पर दबाव नहीं दे सकते, वह प्रोफेसर बनना चाहती है तो वही बनेगी। डीन की बात सुनकर सूरज जी के गुस्सा आ गया और वह जयद्रथ से बहस करने लगे और दोनों में से कोई भी हार नहीं मानना चाहता था। यह अब देखकर प्रिंसिपल संदीप का और ज़्यादा सिर दर्द होने लगा और उन्होंने अपना सिर पकड़कर थोड़ा गुस्से से बोले, चुप हो जाओ दोनों। जिसके लिए तुम लड़ रहे हो उससे तो पूछ लो वह क्या कारण चाहती है। ये सब देखकर अकीरा भी परेशान हो गई थी, इसलिए उसने एक गहरी सांस ली और आराम से बोली, मेरा ये वाला कॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छा है और फिलहाल मेरी कोई दूसरे कॉलेज में जाने का कोई प्लान नहीं है। बस बात इतनी सी है, मुझे ग्रेजुएशन के बाद कोई भी जॉब नहीं करनी है। अकीरा की बातें सुनकर रेनबो कॉलेज के डीन और मुंबई पेंटिंग एसोसिएशन के डीन का चेहरा उदास हो गया और उन्होंने उदासी से अपनी नज़रें नीचे झुका ली। ये देखकर अकीरा को भी बुरा लगा, लेकिन वह सच में अभी अपना कॉलेज नहीं बदलना चाहती थी। ठीक है, प्रिंसिपल संदीप ने अकीरा की फैसले को सम्मान दिया और फिर दोनों लोगों पर नज़र डाली और अपने मुंह बनते हुए बोले, आपने सुना कि अकीरा ने अभी क्या कहा, इसलिए अब उसे यह मुझे आकर परेशान करने की कोशिश मत करना। प्रिंसिपल संदीप की बात सुनकर उनके पास वहां रुकने की कोई वजह नहीं बची थी, इसलिए उनसे आखिरी बार अकीरा से कहा, तुम्हारा कॉलेज और एसोसिएशन में पूरा स्वागत है, तुम्हारा जब भी मन करे तुम आ सकती हो। इतना बोलकर वह दोनों वाला से चले गए। जल्द ही ऑफिस में केवल प्रिंसिपल संदीप और अकीरा ही बचे थे। अकीरा, इस बार तुमने सच में मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है, प्रिंसिपल संदीप ने खुशी से कहा। ये लड़की सच में सबसे अलग थी। अगर अकीरा के दादाजी को इस बारे में पता चलेगा तो वह भी बहुत खुश हो। अकीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल, क्या आपने वह मेडिसिन ली है जो मैंने आपको पहले दी थी? अकीरा के मुंह से मेडिसिन की बात सुनकर प्रिंसिपल संदीप बहुत ज़्यादा खुश हो गए। हाँ, मैंने ली थी। मेडिसिन लेने के बाद उन्हें अपने पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस हो रही थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह 10 साल पहले वाले संदीप बन गए हो। ये तक कि अकीरा की दवाई लेने के बाद उनकी पत्नी ने भी उनकी तरफ की।
प्रिंसिपल संदीप ने एक्साइट होते हुए कहा, अकीरा, क्या तुम्हारे पास अभी भी वह और मेडिसिन है? मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो यह मेडिसिन चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी कीमत क्या है, जीतने के भी हो वह उतने में उसे मेडिसिन को खरीदने को तैयार है। प्रिंसिपल संदीप की बात सुनकर अकीरा मुस्कुराए और अपने मन में बोली, हर कोई जीनियस डॉक्टर सारा से मेडिसिन नहीं खरीद सकता। कितने ही लोगों ने उसे लाखों करोड़ों रुपए देने की कोशिश की, ये तक कि उन्होंने उसे भीख भी मांगी, लेकिन उसने सबको निकार दिया। लेकिन प्रिंसिपल संदीप के फ्रेंड्स, ये बात थोड़ी अलग है। अकीरा ने थोड़ा सीरियस होता हुए कहा, अंकल, मैं हाल ही में अभी थोड़ी बिजी हूँ, इसलिए जब मैं फ्री होऊंगा तो आपके फ्रेंड्स के लिए मेडिसिन ले लाऊंगी। अकीरा की बात सुनकर प्रिंसिपल संदीप ने खुशी से अपना सिर हिलाया और अकीरा से बोले, ये ठीक है, तुम्हें अब जाकर अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। अकीरा ने अपना सिर हिलाया और वहां से निकल गई। वहीं अकीरा के इंग्लिश स्पीच और प्रेसिडेंट हर्षवर्धन की स्टूडेंट होने के वजह से यह बात पूरे मुंबई में फैल गई। क्लास के अंदर सभी बच्चे आपसे में बातें कर रहे थे कि जब अकीरा स्टेज पर थी तो कैसे उसका चेहरा एकदम ब्राइट के तरह चमक रहा था। अकीरा की तारीफ सुनकर नेत्रा ने गुस्से से अपना हाथ में पकड़ हुआ पेन तोड़ दिया। मुंबई, नेत्रा ने पेन को तोड़कर गुस्से से अपने दिमाग में सोचा, मुझे कॉलेज के द्वारा पनिश किया, पूरे कॉलेज में मेरी सारी रेपुटेशन मिट्टी में मिल गई और वहीं अकीरा सबकी फेवरेट बन गई, ऐसा क्यों? मुझसे बस एक गलती ही तो हुई थी। दरअसल जब अगले दिन नेत्रा को कॉलेज में बुलाकर उसे कॉलेज से निकल जा रहा था तो उसके साथ उसकी मॉम आशी जी भी आई थी और उन्होंने इतना इमोशनल ड्रामा किया कि प्रिंसिपल को भी उन पर दया आ गई और उन्होंने लास्ट वार्निंग देकर नेत्रा को कॉलेज से नहीं निकला। नेत्रा ने अपनी क्लासमेट जूली से कहा, क्या उसकी इतनी तारीफ काफ़ी नहीं है? हो सके तो थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रखो। लेकिन जब उसने और बच्चों के साथ अक्षय को भी अकीरा की तारीफ करते हुए सुना तो नेत्रा ने गुस्से से अपना हाथ टेबल पर पटक। इतनी जोर की आवाज़ सुनकर क्लास एकदम शांत हो गई। कोई भी नेत्रा को कुछ नहीं बोला। आखिरकार नेत्रा एक पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए वह नेत्रा के साथ उलझने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। अक्षय के साथ ऐसा कुछ नहीं था। दूसरे लोग डरते होंगे नेत्रा से, लेकिन वह नहीं डरता था नेत्रा और उसके परिवार से। अक्षय ने नेत्रा को सुनने के लिए क्लास में चिल्लाते हुए कहा, चलो अब हम द मोस्ट टैलेंटेड गर्ल अकीरा के बारे में बात ना करके उस लड़की के बारे में बात करते हैं जिसने झूठ बोलकर अपने ही क्लासमेट को फंसाया। अक्षय का दोस्त जिसका नाम नील था वह आगे आया और अक्षय से बोला, अक्षय, तुम पागल हो गए हो। चाहे उसे लड़की ने कितना ही गलत क्यों ना किया हो, लेकिन ऐसा किसी लड़की के बारे में बुरा भला बोलना तुम्हें शोभा देता है। इतना बोलकर उसने नेत्रा के बारे में कुछ उल्टा पिता बोलने से उसे मना कर दिया। अक्षय ने अपने दोस्त की बात इग्नोर की और नेत्रा की तरफ देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। वही नेत्रा ने अक्षय की आंखों में अपने लिए मजाक देख लिया था। ये देखकर नेत्रा गुस्सा हो गई और बोली, तुम कैसा बकवास कर रहे हैं? इतना बोलकर वह घूर कर अक्षय को देखने लगी। अक्षय ने उसका अपमान करने की हिम्मत कैसे की? यह अक्षय अपने आप को समझता क्या है? नेत्रा से पता था वह अक्षय का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि अक्षय उससे ज़्यादा पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है। अक्षय ने नेत्रा का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम हो ही कौन? तुम्हें एक जंगली लड़की हो जो दूसरे की मेहनत को चुराती है, और यह बात पूरा कॉलेज जानता है उस दिन जैसे। ये सुनकर नेत्रा का चेहरा पीला पड़ गया। क्या मैं सच नहीं कह रहा हूँ? अक्षय ने हंसते हुए कहा। अक्षय को पता नहीं अब नेत्रा से नफरत सी होने लगी थी। ऐसा पहले नहीं था, पहले नेत्रा उसकी दोस्त, लेकिन जब से उसने अकीरा के खिलाफ साजिश करना स्टार्ट किया तब से उसके मन में नेत्रा के लिए खटास आ गई थी। लेकिन अब वह अकीरा को पसंद करता था और वह अकीरा का साथ देना चाहता था, इसलिए वह क्लास में क्या कॉलेज में भी अकीरा के लिए किसी से भी लड़ने को तैयार था। तभी पीछे से एक लड़की अलिका नेत्रा पर हंसते हुए बोली, नेत्रा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती और ऐसा शर्मनाक काम करने के बाद कॉलेज में कदम भी नहीं रखती, लेकिन तुम तो यहाँ पर खड़ी होकर दूसरों पर ही चिल्ला रही हूँ। ये सुनकर नेत्रा पूरी तरह से गुस्से पर भर चुकी थी। उसने टेबल पर रखी हुई अपनी किताबें उठाई और अक्षय के पीछे बैठी हुई लड़की पर जैसे ही वह किताबें फेंकने वाली थी, एक पतला सफ़ेद हाथ ने नेत्रा का हाथ पकड़ लिया। जिसे हाथ पकड़ा था वह और कोई नहीं अकीरा थी। अकीरा ने अपनी ठंडी आंखों से अपने सामने नेत्रा को देखा और उसके हाथ से किताबें छीनकर वह किताबों का वेट नापने लगी। अकीरा ने बिना किसी एक्सप्रेशंस के सारी किताबें नेत्रा पर फेंक दी। अकीरा के एक्शन इतनी फास्ट थे कि नेत्रा को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला और सारी किताबें नेत्रा के चेहरे पर पड़ी। नेत्र 2 कदम पीछे हटने पर मजबूर हो गई और उसकी कमर में टेबल का नुकीला किनारा घुस गया, जिस कारण वह दर्द से चिल्लाई और उसका पूरा चेहरा पसीने से लटपट हो गया। नेत्रा ने अपने दर्द भरे चेहरे से अकीरा की तरफ देखा, जो उसे अपनी ठंडी गहरी आंखों से देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि अपनी आंखों से ही मार डालेगी। ये देखकर नेत्रा के मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं निकल सका।
वहीं अकीरा सीधा जाकर अलिका के बगल में बैठ गई और अपनी शांत एक्सप्रेशन से अलिका को देखकर उसे भी उसने अपने पास बैठा लिया। अकीरा ने एक बार भी नेत्रा की तरफ नहीं देखा। अपने ठंडे हाथ पैरों के साथ नेत्रा चेयर पर बैठ गई और उसने शर्मिंदगी से अपना सिर नीचे झुका लिया। क्लास में बहुत लोग नेत्रा को देख रहे थे जो सच में डरी हुई लग रही थी। ये देखकर अक्षय ने अपना मुंह बनाया और पीछे घूमकर अकीरा से बोला, डार्लिंग, मैं भी तो तुम्हारी साइड ली थी तो तुम मेरे पास आकर क्यों नहीं बैठी? इतना बोलकर उसने अपनी पास वाली सीट पर इशारा किया जहां पर नील बैठा था। ये देखकर उसने नील को ढाका दिया और उसे पीछे वाली सीट पर जाने को कहा। नील गुस्से से अपना मुंह बनाता है और उसे चढ़ाते हुए बोला, नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं बैठूंगा, तुम्हें दिक्कत है तो तुम चले जाओ। इतना बोलकर वह अपनी बुक्स निकालकर पढ़ने लगा। अक्षय ने गुस्से से उसे देखा, फिर उसे इग्नोर करके अकीरा से बोला, डार्लिंग, तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम पेंटिंग में मास्टर हो। वैसे मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे के कॉन्टैक्ट नंबर ले लेनी चाहिए। अच्छा, अब जल्दी से अपना नंबर बताओ। ये सुनकर अकीरा अपनी एक आईब्रो उठाकर अक्षय को देखते हुए बोली, तुम मेरे क्या लगते हो जो तुम्हें मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूँ? क्या मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है? अक्षय ने अपना मुंह बनाया और बोला, हम क्लासमेट हैं, मैं तो बस तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहा था। अगर तुम्हें कभी स्टडी में मेरी मदद की ज़रूरत पड़े इसलिए बस नंबर मांग रहा था। कौन सा मैं रोज तुम्हें फ़ोन करके परेशान करता? एक नंबर ही तो है, प्लीज़ डार्लिंग दे दो ना। सच्ची मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। इतना बोलकर वह अपना बेचारा से मुंह बना लेता है। मुंबई। अक्षय की एक्टिंग देखकर अकीरा ने अपनी आंखें घुमाई और अपना नंबर बता दिया, क्योंकि उसे पता था कि जब तक वह अपना नंबर नहीं देगी अक्षय उसका दिमाग ही खाएगा। अकीरा का नंबर मिलने के बाद अक्षय खुश हो गया और उसने खुशी से अकीरा का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर अकीरा के आंखें ठंडी हो गया और उसने अक्षय का हाथ झटक दिया। नंबर दिया है तो यह नहीं कि तुम मेरे दोस्त बन चुके हो, अकीरा ने अपनी आंखों से घूरते हुए कहा। अक्षय अकीरा से आगे कुछ और बोल पाता, तभी अलिका दोनों की बात के बीच में आती हुई बोली, वैसे जब तुम इस चुड़ैल नेत्रा को मार रही थी न, बहुत ज्यादा औसम लग रही थी। इतना बोलकर अलिका ने प्यार से अकीरा के गाल छुआ। ये देखकर अकीरा उसे घूर कर देखती है। वही अलिका ने मुस्कराते हुए कहा, अकीरा तुम्हारी स्किन कितनी सॉफ्ट हो, तुम सच में बहुत सुंदर हो। ये सुनकर अकीरा ने लापरवाही से अपने कंधे उचकाए और बुक निकलकर उसे पढ़ने लगी। वही यह सब देखकर नेत्रा के दिल में अकीरा के लिए नफरत और ज्यादा बढ़ चुकी थी और पीछे मुड़कर उसने घूरकर अकीरा को देखते हैं इस बार उसने अलिका और अक्षय को भी नफरत से देखा। अलिका ने बड़ी सी स्माइल करते हुए अकीरा से पूछा, अकीरा क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मैं मानती हूँ पहले तुम मुझे अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन वह बोलते हैं ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। अब जाकर मुझे पता चला है कि तुम सबसे अलग हो और सच्ची में तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। अलिका की बात सुनकर अक्षय की आंखों बड़ी हो गई और वह अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, क्या तुम्हें लड़कियां पसंद है? कोई ऐसा तो नहीं तुम लेस्बियन हो? ये सुनकर अलिका गुस्से से अक्षय को देखने लगी और अपने दांत पीसते हुए बोली, तुम होगे लेस्बियन? मैं सिर्फ अकीरा को एक दोस्त होने के नाते पसंद करती हूँ और उससे दोस्ती करना चाहती हूँ। मैं तो लड़का हूँ, तुम चाहूँ तो मैं तुम्हें लाइव प्रूफ भी करा सकता हूँ, अक्षय ने डेविल स्माइल करते हुआ कहा। वही यह बात सुनकर तो नील भी गुस्से से अक्षय को देख रहा था। बस कर जा, क्यों किसी को परेशान कर रहा है? क्योंकि नील चिढ़ रहा था अक्षय के ऐसे अलिका को छेड़ने की वजह से। वही नील के ऐसे इसकी सपोर्ट में बोलने से अलिका शर्म गई, जिससे साफ पता चलता जा था वह नील को पसंद करती है। तभी एक लकड़ी पारुल जो अलिका और अकीरा के पीछे बैठी थी वह धीरे से अलिका से बोली, अलिका तुम पागल हो गई हो क्या? जो तुम अकीरा से दोस्ती करना चाहती हो, तुमने पहले ही नेत्रा को सुनकर उसे नाराज कर दिया है। हमारा कोई इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए अगर नेत्रा ने हमारे खिलाफ कुछ किया तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए हम नेत्रा को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। हालांकि पारुल की आवाज़ इतनी तेज नहीं थी, लेकिन तब भी अलिका के पास बैठी होने के वजह से अकीरा ने उसकी सारी बातें सुन ली थी और यह सुनकर उसने अपनी आईब्रो सिकोड़ ली, लेकिन वह कुछ बोली नहीं। जल्दी ही टीचर क्लास में आ गया और पढ़ने लगे। सारी क्लासेस खत्म होने के बाद अब लोग क्लास से बाहर आ गए। अलिका ने खुश होते हुए अकीरा से कहा कि वह उसके साथ शाम को घूमकर रात का डिनर उसके साथ करना चाहती है। ये सुनकर उनके पीछे आ रहा नील और अक्षय की भी आंखें चमक गई। अक्षय भी अलिका की हाँ में हाँ मिलने लगा। अकीरा ने मना करते हुए कहा, नहीं आज नहीं, आज मुझे बहुत काम है, किसी और दिन पक्का चलेंगे। ये सुनकर अलिका उदास हो गई, लेकिन अकीरा के सामने फीका मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं। अकीरा थोड़े देर उसके साथ रही। इसी बीच अक्षय ने अकीरा को छेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जल्दी ही सबको बाय बोलकर अकीर मेंशन के लिए निकला गया। तभी रास्ते में अकीरा के पास मिस्टर शर्मा से मैसेज आया। मिस्टर शर्मा, अकीरा क्या तुम्हें अपनी माँ की कंपनी नहीं चाहिए?
मैं शेयर ट्रांसफ़र पेपर पर साइन कर दूंगा, तुम आज शाम मुझसे मिस कैफ़े में आकर मिलो, मैं तुम्हारा वही इंतज़ार करूंगा। ये पढ़कर अकीरा जोर से हंसी, क्या वह इतनी आसानी से उसे उसकी माँ की कंपनी दे देंगे? इट्स जस्ट अ गेम, वह जरूर उसके लिए कोई नया जाल बिछाने की कोशिश कर रहे होंगे। अकीरा ने कुछ सोचकर कनिका को मैसेज किया, सिस्टर कनिका, एक बार देखिए कि सब ठीक है कि नहीं। कनिका का तुरंत रिप्लाई आया, ऑफ कोर्स सारा। 10 मिनट से भी कम समय में कनिका की कॉल आया अकीरा के पास, सारा बेबी, मैंने सब कुछ तुम्हारे फ़ोन पर सेंड दिया गया है। साफ बोली तो कोई तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग कर रहा है। आगे कनिका ने अपनी ठंडे आवाज में कहा, तुम ही खुद को मुंबई में रहने पर जोर दी थी, अब देखो तुम्हारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी सिस्टर कनिका है ना, मैं भी देखती हूँ मुंबई में कौन तुम्हें छूने की हिम्मत करता है। और हाँ, अगर अभी मैं तुम्हारे पास होते ना तो तुम्हें अच्छा सबक सिखाती। ये सुनकर अकीरा मुस्कराए। मेंशन में स्टडी रूम के बाहर बॉस व्याख्याता ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला होने की वजह से वह स्टडी रूम के अंदर आता हुए बोला, बॉस मैडम के साथ कुछ हुआ है। अभिवंत जो लैपटॉप चला रहा, उसने उसे बंद करके शर्ट के बाजू फोल्ड की, जिसके साथ उसने ब्लैक पेंट पहन रखी थी। अभिवंत आराम से चेयर पर टेक लगते हुए बोला, क्या बात है? तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए स्टोरी में आगे जानने के लिए और ऐसे ही रोमांचक स्टोरी सबसे पहले सुनने के लिए पीके नोबल स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।